हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। एंड आज हम क्या देखेंगे? हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, तो इससे पहले कि हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में जानना शुरू करें, मैं आपको कुछ चीज़ें यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, 1914 से लेकर ना 1918 तक क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर वन में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को खोया। जैसे मैं आपको बताता ही हूँ कि मैन, मटेरियल एंड डिफरेंट जो रिसोर्सेज था उनका लॉस होता रहा। ठीक है ना, इकॉनमी को बहुत बुरी तरह से इशू आया। तो यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बॉडी बनती है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो 1819 के आसपास ये बॉडी बनती है। अब इसका काम यही था कि हम ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए और एक फेयर जस्ट वर्ल्ड ला पाए। पर इसमें ना कुछ कमियां थी, लीग ऑफ नेशंस में ना कुछ कमियां थी। इस वजह से क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिलता है? हमें 1939 से लेके 1945 तक हमें वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिलती है। ठीक है ना, फिर से वही सेम चीज़ें कि बहुत सारे लोग मरे, फिर से इकॉनमी का इतना ज़्यादा लॉस हुआ, सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हुई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके बाद सोचा गया कि नहीं, ये लीग ऑफ नेशंस तो ना अच्छे से काम नहीं कर पाया, ये ना ही इसने अच्छे से ऑर्डर क्रिएट किया। हर कंट्रीज में ना इसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ की तरफ ना ये ज़्यादा बायस था, एक तरीके से ऐसे मान सकते हो। जर्मनी को जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ज़्यादा इतनी फेवरेबल नहीं थी, तो जर्मनी में हिटलर ने अटैक कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बॉडी बनती है जिसका नाम क्या बना? जिसका नाम आया यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, देखो यूनाइटेड नेशंस के ना बहुत सारे काम हैं और हम धीरे धीरे उनको डिस्कस भी करते चलेंगे। पर जो मेन रीज़न था ना, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 ही था जिसने इसको स्टार्ट करवाया कि अब बहुत हो गया ये चीज़, हमें इस चीज़ को रोकना है, हमें वर्ल्ड में पीस कायम करना है, हमें इंश्योर करना है कि दुनिया में अब वर्ल्ड वॉर 3 तो प्लीज़ ना हो। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। फिर इसका अकॉर्डिंगली ना और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती गई। जैसे कि मैं आपको सबसे पहली वाली क्लास में क्या बताया था, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके बारे में डिस्कस किया था ना, तो ये भी कहीं ना IMF यूनाइटेड नेशंस के साथ ही लिंक्ड है। कैसे? क्योंकि ये उसकी ना स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आ जाती हैं। वो क्या होती हैं वो पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में। फिलहाल आप समझिए कि यूनाइटेड नेशंस का मेन पर्पस क्या था, ये क्यों बना था। तो देखो, जब ये 1945 के राउंड बना ना, तब इसमें 51 कंट्रीज थी उस टाइम पे। आज कितनी कंट्रीज हैं? आज ये बढ़ के टोटल 193 कंट्रीज हो चुकी हैं आज के टाइम पे। ठीक है ना, तो कंट्रीज ऐड होती जाती हैं विद द टाइम, राइट। और अगर मैं एक चीज़ बात करूँ ना, यहाँ पे ना देखो कंट्रीज को ना सारी कंट्रीज जैसे मान लो कि एक्सेप्ट करती हैं कि हम इस कंट्री को रिकॉग्निशन देते हैं या नहीं देते। अकॉर्डिंगली चीज़ें डिसाइड होती हैं कि फिर UN का वो मेंबर बनता है या नहीं बनता। अब एक चीज़ नोटिस करो, आपने ताइवान का नाम सुना है? ठीक है ना, देखो कुछ कंट्रीज मानती हैं ताइवान को कि ताइवान अलग से एक कंट्री है, कुछ कंट्रीज नहीं भी मानते, वो बोलते हैं कि ये चाइना का ही पार्ट है। जैसे वन चाइना पॉलिसी आपने सुना होगा ना, वन। तो अकॉर्डिंगली ताइवान को क्या है, ताइवान को फुल स्टेटस नहीं मिला हुआ यूनाइटेड नेशंस के अंदर। इसी तरह से आपने इजराइल और पैलेस्टीन का इशू सुना होगा। ठीक है ना, कि अभी थोड़े लास्ट ईयर ही 2021 में भी इशू आया था जब इजराइल ने कुछ ऑक्यूपेशन कर लिया था पैलेस्टीन की कुछ टेरिटरीज का। तो कुछ कंट्रीज दुनिया में पैलेस्टीन को कंट्री मानती हैं, कुछ नहीं भी मानती, और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस में ना पैलेस्टीन को भी जगह नहीं मिली हुई। साथ ही साथ सर्बिया कोसोवो का भी एक इशू हुआ था, तो कोसोवो भी अभी तक यूनाइटेड नेशंस का फुल मेंबर नहीं है। इसी तरह से वेटिकन सिटी भी। ठीक है, तो ये कुछ फेमस ऐसी कंट्रीज हैं, कंट्रीज नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसी क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनको अभी फुल स्टेटस नहीं मिला हुआ UN में कि एज अ कंट्री यहाँ ट्रीट नहीं किया जाता है इनको। आज के टाइम में कितनी मेंबर्स हैं? 193। देखो इंडिया तो मेंबर है, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, इंडिया तो बल्कि यूनाइटेड नेशंस का एक स्टार्टिंग से ही फाउंडिंग मेंबर से रहा है यूनाइटेड नेशंस के। और हमेशा ही इंडिया ने एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की मैं बात करता हूँ ना, तो इंडिया मानता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी ऑर्डर्स हैं ना, हम उसको फॉलो करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये भी साथ मेंटेन करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में ना जो अब करंटली चीज़ें हैं, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट रियलिटी। ठीक है ना, ये बनी कब थी? देखो ये बनी थी 1945 में। क्या जो चीज़ें 1945 में बनी थी और आज की जो करंट रियलिटी है 2022 की, क्या वो सेम है? नहीं। इस वजह से करंट रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में क्या हो? रिफॉर्म हो, राइट। तो ये इंडिया का एजेंडा रहा है। बट एट द सेम टाइम इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मानता है, UN के ऑर्डर्स को बहुत ही अच्छे से इंडिया फॉलो करता आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड कुछ और कंट्रीज जैसे चाइना मान लो, चाइना देखो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं
जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के रूल्स को चाइना ने नहीं माना, ठीक है। और इसको हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं यूएन के? हमारे यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। काफ़ी बार देखा गया है ना कि यूएन की ना बहुत ज़्यादा निंदा भी की जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि जैसे मान लो कि बनी थी ये चीज़ें वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, पर कितने सारे तो इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड में। जैसे अफगानिस्तान का इशू देख लो, अब यूक्रेन का क्राइसिस है, और जैसे जो कश्मीर का इशू है, ठीक है ना। कश्मीर का देखो इशू भी ना यूएन में गया था 1948 की स्टार्टिंग में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन में लेके गए थे। ये चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। आज भी देखो कश्मीर हमारा ही इंटीग्रल पार्ट है, बट फिर भी यूएन इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं करा पाया। इजराइल पैलेस्टीन का एक मेजर इशू है जो इतने सालों से चला ही जा रहा है यूएन के अंदर, उसका भी कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। उसी तरह से इकॉनमी के रिलेटेड भी काफ़ी सारे इशू हैं। वर्ल्ड बैंक IMF ने कुछ हद तक बायस्ड है कुछ कंट्रीज़ को लेके, कुछ और क्राइम्स भी होते रहते हैं, टेररिज्म भी बढ़ता जा रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। तो कहीं ना ये देखा गया है कि यूएन में ना हमें रिफॉर्म की डेफिनेटली ज़रूरत है, ठीक है। और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम UNSC यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस करेंगे, तो मैं और बताऊंगा कि और क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, राइट। और साथ ना UN में ना 6 ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी दे रखी हैं, कि ये उनकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? देखो, एक आ जाती है इंग्लिश, साथ ही साथ कौन सी आ जाती है? अरेबिक, चाइनीज़, ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन, ठीक है। तो ये सारी की सारी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती हैं। तो इन 6 लैंग्वेजेस को UN रिकॉग्नाइज करता है एज एन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये समझ गए। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स के ऊपर। देखो, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ना टोटल UN के 6 हैं, ठीक है। 6, अगर आपसे कोई, आपने ना कंफ्यूज नहीं होना है कि UN की कोई चीज़ स्पेशलाइज एजेंसी है या फिर वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। जब मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, तो आपने बोलना है कि टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। हालांकि इसमें से जो एक है ना वो अब काम का नहीं रहा, तो टोटल आप मान सकते हो कि आज के टाइम जो एक्चुअल में फंक्शनल है ना, तो फंक्शनल टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स 5 हैं, पर ओवरऑल 6 हैं, क्योंकि एक छठा थोड़ा अब काम नहीं करता, तो उसको एक बाद में हम पढ़ लेंगे। आजकल उसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं की जाती। तो इन 5 पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। तो पहला जो ऑर्गन जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज UNGA। UNGA क्या होता है? UN जनरल असेंबली, राइट। अब आपने देखा होगा काफ़ी बार, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी काफ़ी बार जाते हैं, वो वहाँ जाके UN के सामने अपना भाषण देते हैं कि हमने इंडिया के क्या रिस्पॉन्स है। कई बार इंडिया के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी जाके UN में अपनी अपनी बात रखते हैं दुनिया के सामने, कि जैसे अभी लास्ट टाइम देखा होगा आपने कि पाकिस्तान को इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि आज भी वो टेररिज्म को कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जो उसको ग्रे लिस्ट में हमने मतलब ग्रे लिस्ट में जो है रिगार्डिंग FATF, तो और स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है। तो ये सब इश्यूज़ कहाँ पे जाके हम डिस्कस करते हैं? ये सब होते हैं UN जनरल असेंबली के अंदर। अब UN जनरल असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल है 193 मेंबर्स, जो डिस्कस किए थे ना पीछे कि फाउंडिंग 51 थे, आज 193 हैं। तो ये 193 क्या है? ये 193 UN जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं। एट द सेम टाइम, आप अगर यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, तो आपने ये चीज़ डेफिनेटली नोटिस करी होगी कि इसमें भी देखो UN जनरल असेंबली में भी इसके ऊपर वोटिंग हुई है कि कंट्रीज़ को क्या लगता है कि शुड दे, जो रशिया है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए, क्या और स्ट्रिक्ट मेजर्स देने चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ ने इस पे नो पे भी वोट किया, कुछ ने येस पे भी वोट किया, एंड इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि इंडिया ने ना हाँ में ना वोट किया ना में, इंडिया ने वोट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि इंडिया ट्राइज टू मेक अ फाइन बैलेंस बिटवीन द वेस्ट, यानी कि US की जो साइड होते हैं, एज वेल एज द रशिया। तो इंडिया किसी एक खेमे में नहीं जाता, इंडिया को दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखने की, चलने की आदत रही है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करी है UNGA के बारे में थोड़ा सा। और इसमें देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है 1 कंट्री 1 वोट का सिस्टम, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि चाहे आपकी कंट्री हो US से जितनी पावरफुल, या फिर कोई मान लो कोई भी अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसमें छोटी सी पॉपुलेशन है, तो चाहे US की वोट हो चाहे अफ्रीका की वोट हो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस ही मिलेगी। दोनों के पास एक ही वोट है और उसकी एक ही वैल्यू है, यानी कि बराबर की वैल्यू होती है। तो जो UN जनरल असेंबली है ना, वो एसेंशियली इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ज़रा UNGA को ना थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, राइट। तो देखो UNGA ना, जो हमने डिस्कस किया, जो 6 ऑर्गन्स है UN के, उसमें से एक ऑर्गन है
एट द सेम टाइम यूएनजीए जो हमारी जनरल असेंबली है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके देखो मल्टीपल काम है। जैसे कि यूएन को बजट जो करना है वो कौन प्रिपेयर करेगा, वो यूएनजीए ही तो करेगा कि डिफरेंट जो काम चलते हैं। एट द सेम टाइम जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है, देखो यूएन के ना बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने जहाँ पे वॉर होती है ना तो वहाँ पे यूएन की तरफ से लोग जाते हैं थ्रू, जैसे मान लो कि ना एक तरह से कि उनकी आर्मी जाती है। हालांकि ये जो आर्मी होती है, आर्मी का ना थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं होगा, ऐसे ना कि फोर्स जाती है उनकी तरफ से, तो ये जो फोर्स है ना इनको सेल्फ डिफेंस के लिए जाती है फोर्स, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि उस जगह पे पीस इस्टेब्लिश हो। तो ये भी यूएनजीए के थ्रू ही ये चीज़ें अप्रूव होती हैं। एट द सेम टाइम जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी के, जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस करेंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट भी यूएनजीए की तरफ ही होता है। एंड सेक्रेटरी जनरल जो कि सेक्रेटेरिएट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनका भी अपॉइंटमेंट यूएनजीए ही करता है। इसी तरह से और भी रेजोल्यूशंस, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन के जो इशू के रिलेटेड जो रेजोल्यूशंस पास किए गए, उससे पहले अफगानिस्तान के रिलेटेड जो रेजोल्यूशंस पास किए गए, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे यूएनजीए ही रिस्पॉन्सिबल था, राइट। एंड इसकी देखो प्रेसिडेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक साल के लिए हर किसी को टर्म ऑफ ऑफिस दिया जाता है, जो भी प्रेसिडेंसी होती है। अब होता क्या है कि जैसे पूरा हमारा वर्ल्ड है ना, तो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे 5 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया गया है। इसमें डिफरेंट नेशंस आते हैं, जैसे एक हो गया अफ्रीका, एक एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन। तो इन 5 पार्ट्स के थ्रू एक साल मान लो कि एक पर्टिकुलर इस एरिया को मिलेगी, जैसे मान लो पहले साल में अफ्रीका को मिल गई, तो इसके बाद जो प्रेसिडेंसी आएगी वो एशिया पैसिफिक के पास आएगी, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर इसके पास, फिर इसके पास। इस तरह से प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वर्ल्ड के जितने भी रीजन्स हैं ना उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो पाए। मेंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंटली इसके 193 मेंबर्स हैं, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1945 विद इट्स हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। अब एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सेम चीज़ें हैं कि बजट को कैसे अप्रूव किया जाता है, एंड जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में यूएनएससी की ये मदद भी करता है। ठीक है जी। तो इंडिया देखो फाउंडिंग मेंबर ही था, ऑल्दो इंडिया देखो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था जब 1945 में ये बना था ना, तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, बट तब भी इंडिया उसका मेंबर, फाउंडिंग मेंबर था। एंड इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है ना यूएन के, मैंने आपको बार बार क्या डिस्कस किया कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कि जो भी यूएन ने अपने रूल्स बता दिए कि हम इस तरह से वर्ल्ड को चाहते हैं कि मूव करना, तो इंडिया उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, एज अपोज टू कंट्री सच एज चाइना, जो कि यूएन की हर बात नहीं मानते। ऑन दी अदर हैंड इंडिया काफ़ी एक पीसफुल नेशन की तरह बिहेव करता है एट द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। एंड अभी जो रिसेंटली देखो जो अडॉप्ट हुआ था यूएनजीए का, जो रिसेंटली सेशन हुआ था लास्ट ईयर 2021 सितंबर में, तो वहाँ पर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे उनको अकॉर्डिंगली वहाँ पे एज अ जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि यूएनजीए देखो ना, इट इज़ द ओनली यूएन ऑर्गन वेयर इन ऑल मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया ना, 1 कंट्री 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है ना, सब कंट्रीज़ के पास एक एक वोट है और सारी की वैल्यू सेम है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो बांग्लादेश या कोई भी अफ्रीका का भी छोटा क्यों ना देश हो, उसको भी इक्वल वैल्यू दी गई है। ऑन दी अदर हैंड मान लो जैसे यूएनएफसी है, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, या फिर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीजे, तो इन जगह पे ये बाकी ऑर्गन्स में ऐसा नहीं है कि हर किसी को इक्वल वोटिंग दी जाए। ठीक है जी। तो ये समझ गए हम यूएन जनरल असेंबली के बारे में। ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर है टोटल 15 मेंबर्स। अब आप लोग सोचोगे कि सर नहीं, हमने तो 5 पढ़ा था। एक्चुअल में होता क्या है, इस 15 की ना डिवीज़न होती है, एक 5 यहाँ पर है और 10 यहाँ पे। 5 यहाँ पे होने का मतलब देखो ये तो है परमानेंट, इनको बोला जाता है परमानेंट 5 या P5, और ये 10 हैं टेम्परेरी। ठीक है। ये 5 परमानेंट कौन से हैं, देखो एक तो है यूएसए, फिर आ जाता है साथ में यूके, साथ में ही आ जाता है फ्रांस, और साथ में कौन आ जाते हैं, चाइना, एंड 5वां कौन है, रशिया। ठीक है ना। तो ये 5 देखो परमानेंट रहते ही रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो 5 है ना, इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर का क्या मतलब कि अगर कोई फैसला लेना है ना, और इनमें से अगर एक भी कंट्री ने वीटो कर दिया, मतलब ना कर दी कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, तो वो रेजोल्यूशन नहीं पास होगा।
ठीक है ना। तो इतनी बड़ी पावर इन 5 परमानेंट 5 को दे रखी है। और किस बेसिस पे दे रखी है ये इन 5 को? देखो ये ना जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स थे एक तरह से, कि इन 5 कंट्रीज कहीं ना जीते थे वर्ल्ड वॉर 2 को। तो ये कहीं ना कहीं 1945 एंड उसके आसपास के जो टाइम की रियलिटी दिखाता है कि उस टाइम वर्ल्ड में ये 5 पावर्स थी, तो इनको अकॉर्डिंगली यूएनएससी को परमानेंट सीट दे दी गई। और ये जो बाकी 10 होते हैं इनके पास वीटो पावर नहीं होती, ठीक है ना। तो इनका केस क्या होता है? इनके लिए देखो होते हैं इलेक्शंस कैसे? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो उसके द्वारा इलेक्शन किए जाते हैं और उनको अकॉर्डिंगली इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कितनी देर के लिए होते हैं? ये होते हैं 2 साल के लिए, यानी कि हर कंट्री जो यूएनएससी में एज अ टेम्परेरी मेंबर ऐड होती है उसका टेन्योर होता है 2 साल। एंड ये हर साल इलेक्शन होते हैं, यानी कि हर साल ना 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाता है 2 साल के लिए। तो इस वजह से टोटल 10 मेंबर हो जाते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सालों से ना इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसको यूएनएससी की परमानेंट सीट मिले। अब इंडिया के क्या जो पॉइंट्स हैं कि क्यों इंडिया को मिलनी चाहिए? देखो इंडिया ना एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 16-17% के नियरली वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रिजाइड करती है और साथ में डेमोक्रेसी भी है। तो इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसको अगर यूएनएससी की परमानेंट सीट नहीं मिलेगी तो भैया किसको मिलेगी, ठीक है। और इंडिया का ये भी कहना है कि जो 5 कंट्रीज़ है ना ये 1945 की रियलिटी दिखाती हैं, आज की करंट रियलिटी ये नहीं दिखाती। तो इस वजह से भी इंडिया को सीट मिलनी चाहिए परमानेंट। एट द सेम टाइम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इसको ना एक्चुअली में ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है। तो इंडिया ना पीस कीपिंग के मामले में बहुत आगे है। डिफरेंट कंट्रीज़ में ना जहाँ पर भी कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो इंडिया के मेंबर्स जाते हैं, इंडिया की तरफ से फोर्स भेजी जाती है ताकि वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। तो देखो इतने सारे रीजंस हैं। उसके साथ साथ इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रो कर रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया का आज के टाइम पे वर्ल्ड ओवर इन्फ्लुएंस भी है। इंडिया साथ ही साथ जैसे एशिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका एज अ लीडर भी आप मान सकते हो उसको। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया चाहता है कि उसको यूएनएससी की मेंबरशिप मिले, जिसके थ्रू वो जो डिफरेंट डेवलपिंग एज वेल एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प कर पाए। तो ये इंडिया के कुछ रीजंस हैं। और इसके लिए ना ये सिर्फ ऐसा इंडिया नहीं है जो चाहता है कि उसको यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिले। इसके अलावा कंट्रीज़ 3 और है, वो है ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ठीक है। और साथ साथ इंडिया तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो 4 कंट्रीज़ है ना ये आपस में मिलके कोशिश करती हैं कि इनको भी यूएनएससी की परमानेंट सीट मिले। और क्योंकि ये 4 कंट्रीज़ हैं तो इनको बोला जाता है क्या? इनको G4 ग्रुप ऑफ 4 भी करके भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने अगर ऐसा ना ग्रुप बना रखा है कि हम ना एक दूसरे की मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे कि हाँ इनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या नाम है? कॉफ़ी क्लब। अब कॉफ़ी क्लब क्या है? इसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी बोलते हैं, ठीक है ना, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। अब ये बॉडी क्या है? ये बॉडी नहीं चाहती कि ये जो रिफॉर्म्स ये सीख कर रहे हैं ना 4 कंट्रीज, ये रिफॉर्म्स ना हो, ठीक है ना। तो ये कॉफ़ी क्लब जो है ना वो अपोज करता है ये G4 को, ठीक है। अब कॉफ़ी क्लब में कौन मेंबर्स हैं? देखो बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें से एक की मेंबर है पाकिस्तान। तो ये सारी कंट्री इस टाइप से ये यूएनएससी का काम होता है, ठीक है ना। तो हमने काम वगैरह भी देख लेते हैं अभी थोड़ा और डिटेल में, पर ओवरऑल ऊपर से आप समझ गए कि क्या चीज़ें यूएनएससी के साथ क्यों न्यूज़ में ये रहता है, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूएनएससी भी ना ये भी 1945 में ही बनी थी और दिस इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो हम एक तो ऑलरेडी देख चुके हैं जनरल असेंबली, सेकंड ये देख लें सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार अगर मैं देखूं कि कौन सी कंट्री नॉन परमानेंट में से बता रहा हूं कि नॉन परमानेंट में से कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा बार इलेक्ट हुई है, तो उसमें देखो जापान का नंबर सबसे ऊपर आता है। एंड करेंटली ना अभी जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। एक्चुअल में ना जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। 2 साल के लिए ये इलेक्ट हुआ था जब 2020 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है ना। तो इंडिया भी अभी करंट टोटल 8 बार यूएनएससी का मेंबर बन चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। अब इसका देखो मेजर फोकस कहाँ पे होता है? इसका मेजर फोकस होता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ऊपर। जब भी ना कोई चीज़, जैसे अभी यूक्रेन का क्राइसिस मैं आपको बता रहा था, तो उसमें भी ना सबसे पहला जो रोल बनता है वो यूएनएससी का ही बनता है कि उनको दे हैव द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सैंक्शन। कुछ मिलिट्री एक्शन कुछ करना हो तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है। एट द सेम टाइम इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ना टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, जो यूएन के, उसमें से 5 ऑर्गन्स का जो हेडक्वार्टर होगा ना वो तो न्यूयॉर्क ही है। एक जो छठा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में, ठीक है ना, हेग भी बोलते हैं कुछ लोग तो, बट जो आईसीजे का हेडक्वार्टर है वो द हेग, नीदरलैंड्स में है। बाकी के जो 5 ऑर्गन्स हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर ही है, राइट। अब इसका फोकस देखो मेजरली वही होता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करना, एट द सेम टाइम यूएनपीकेएफ यानी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स या फिर ब्लू हेलमेट्स को कहाँ पे भेजने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शंस और जो काम किए जाते हैं दैट इज़ थ्रू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। अब इंडिया का मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया को कहाँ से इलेक्ट किया गया है, एशिया पैसिफिक। मैंने बताया था ना कि वर्ल्ड को उन्होंने 5 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, तो इंडिया कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया करता है एशिया पैसिफिक वाली कैटेगरी को। और इनको ना ये जो मैंने आपको 15 कंट्रीज बताई, ठीक है ना, 15 कंट्री कौन सी, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। अब जो प्रेसिडेंसी होती है ना इन 15 कंट्रीज में रोटेट करती रहती है, यानी कि एक महीने एक प्रेसिडेंट रहेगा, फिर दूसरे महीने दूसरा, फिर तीसरे महीने तीसरा, ऐसे चलती रहेगी 15 के 15 की। तो इंडिया को ना अगस्त 2021 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला था। एंड इंडिया में इसने जैसे काउंटर टेररिज्म के बहुत फोकस किया कि हमें जो टेररिज्म इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसको कम करने के लिए आपस में मिलके स्टेप्स उठाने चाहिए। साथ ही साथ जैसे ब्लू इकॉनमी, जो डिफरेंट कंट्रीज स्पेशली आइलैंड नेशंस के साथ कैसे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए मिलके, सो दैट कि इंश्योर किया जा सके कि वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश किया जाए। तो इस पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा खासा फोकस किया था, ठीक है। और इससे पहले की अगर बात करूं कुछ साल पहले की, तो इंडिया के एजेंडा सबसे मेजर थे वो था यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म को लेके आना। मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि यूएन में आज भी क्या इश्यूज होते हैं और इंडिया किस तरह से उनको इंश्योर कर रहा है कि कैसे ये इसको पार पा जा सके, ठीक है। कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कि इंडिया किस तरह से इसकी परमानेंट सीट चाहता है G4। एंड लास्टली अभी करंट अफेयर्स में भी था जब अफगानिस्तान के ऊपर रेजोल्यूशन आया था, तो वहाँ पे ये था कि जो अफगानिस्तान है ना उसको ये यूज़ नहीं किया जाना चाहिए कि वो टेररिस्ट उसकी लैंड को यूज़ करें ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर टेररिस्ट अटैक किए जा सकें, ठीक है। अब एक चीज़ मैं लास्टली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़रा नोटिस कर लो, दैट इट इज़ द ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू मेंबर कंट्रीज़। कि जो भी ये देखो इसका ये लाइन जो ये शो करती है कि यूएनएससी कितनी ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। इसका मन करे तो ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि जो भी कंट्री है ना उसको ये मानना ही पड़ेगा। बाकी जो है ना चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो, तो उसके जो भी रेजोल्यूशन पास किए गए वो बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है ना। वो कंट्रीज अपने आप में चाहे वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, फिर अकॉर्डिंगली कंट्रीज उसके अकॉर्डिंग जो करना चाहती है सैंक्शन वगैरह लगा सकती हैं। बट यूएनएससी के केस में इट इज़ द ओनली बॉडी जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू करती है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही रीज़न है कि ये इस बॉडी को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देती है। एक कि इस वजह से इंडिया इतना ज़्यादा चाहता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी का इंडिया मेंबर होना ही चाहिए, ठीक है। ये समझ गए हम दूसरा ऑर्गन दैट इज़ यूएनएससी। चलते हैं तीसरे ऑर्गन की तरफ। तीसरा ऑर्गन क्या है, यूएन इकोसॉक। इकोसॉक का मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका यहाँ पे काम होता है। अब देखो यूएनजीए भी समझ गए, यूएनएससी भी समझ गए, अब इकोनॉमिक एंड सोशल एंगल से भी तो यूएन का काम है ना, कितना डेवलपमेंट वर्क होता है, तो उसकी वजह से आ जाता है यूएन इकोसॉक का काम। और जितने भी ना देखो ज़्यादातर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी हम ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, पर ऐसा समझो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना वो मोस्ट ऑफ देम इकोसॉक के अंडर काम करती हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, हमने पहले डिस्कस क्या किया था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप डिस्कस किया था, राइट। उसके साथ क्या डिस्कस किया, आईएमएफ, ठीक है। आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WHO। इसके साथ ही साथ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो एटलीस्ट सुना होगा ना आपने। तो इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए बस इतना समझो कि जितनी भी ये ना स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं ये आती हैं यूएन इकोसॉक के अंदर। इकोसॉक का काम क्या है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी को जो काम होता है ना वो कोऑर्डिनेट एजेंसी की तरह काम करती है यूएन इकोसॉक, ठीक है।
तो इस वजह से समझो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी हो चुकी है यूएन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अब हम इकॉनमी को ज़्यादा फोकस करते आ रहे हैं ना पिछले कुछ टाइम से, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, डेवलपमेंट का एजेंडा आ रहा है, तो वहाँ पे इकोसॉक का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एट द सेम टाइम यूपीएससी भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। कैसे? क्योंकि एक बार अभी पिछले कुछ सालों में ही, पिछले 4 से 5 सालों के अंदर ही यूपीएससी ने इकोसॉक के फंक्शंस के ऊपर एक मेंस में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये शो करता है कि इकोसॉक का काम कितना ज़्यादा ओवर द टाइम इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, तो ज़रा इसको भी ज़रा हम डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो, इसमें भी देखो वही 6th एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन है, एज वेल एज द यूएनएससी यूएनजीए जैसे पढ़े उसी की तरह, राइट। एंड इट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 1 ईयर टर्म। यहाँ पे 1 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और ये फेमस किसके लिए है? अपनी जो 15 स्पेशलाइज एजेंसी है उसके लिए। ठीक है, टोटल मेंबर इसमें देखो 54 हैं। ऐसा नहीं करना कि यूएन में, अच्छा जैसे यूएन जनरल असेंबली में कितने थे? 193 थे ना। आप सोचो कि इकोसॉक में भी 193 होंगे, नहीं, इसमें सिर्फ 54 मेंबर्स हैं। एंड इंडिया इज अ मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया मेंबर है, बट सारे मेंबर्स नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं आउट ऑफ टोटल 193 ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, एंड इसमें भी प्रेसिडेंसी, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो 5 पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, उनमें रोटेट करती रहती है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स को अकॉर्डिंगली उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल भी रही है या नहीं। हेडक्वार्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको हर किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान कर लो कि आईसीजे का हेग में है, नीदरलैंड्स में, बाकियों का कहाँ है? बाकियों का न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके फंक्शंस देखो वही हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पे आगे वर्क करना, ग्लोबल कॉपरेशन दिखाना, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। और अगर आपको ना याद भी ना आए ना, आप जरा वही ध्यान रख लो कि जो वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, IMF का क्या काम है, WHO का क्या काम है, ILO का क्या काम है, IMO को क्या काम है, इन सब का ये काम याद तो कर लेंगे ना, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। तो बस वही है, हेल्थ के लिए WHO, एजुकेशन के लिए भी देखो वर्ल्ड बैंक भी काम करता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए, ये सभी होनी से ही, इन्हीं के फंक्शंस की तरह ही कहीं ना कहीं डिराइव हुए हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए IMO है, ILO है, तो सारे के सारे ना इन स्पेशलाइज्ड एजेंसी का काम ही इकोसॉक के थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब इकोसॉक जो है ना, इट इज़ एट द हार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम, क्योंकि इसी के थ्रू ना देखो SDG में भी हमें ये चीज़ें चाहिए। अब ग्लोबल पैंडमिक आया, जब कोविड-19 आया, तो हमें हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। वहाँ देखो कितना बड़ा रोल था WHO का। जैसे कि इसके साथ से हमने वर्ल्ड बैंक का भी रोल देखा था जब हमारे फर्स्ट लेक्चर में, कि किस तरह से हमारे वो MSME सेक्टर को रैंप प्रोग्राम के थ्रू इंश्योर कर रहा है कि हम राइट डायरेक्शन में चलें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नो पॉवर्टी का जैसे फोकस है हमारा SDG 1 जो है, उसके अंदर भी तो यूएन इकोसॉक का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रोल आता है। तो देखा जा रहा है कि ओवर द टाइम्स ना, हम इकोसॉक को बहुत ऐसे ना निगलेक्टेड बॉडी थी पहले, ये इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, पर ओवर द टाइम इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अ बॉडी निकल के आई है। ठीक है, अब इंडिया को भी देखो इलेक्ट किया गया था यूएन इकोसॉक के अंदर, एंड एशिया पैसिफिक को इंडिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये डिस्कस करिए हमने इकोसॉक। देखो जब चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, वहाँ स्पेशल एजेंसीज फिर से आएंगी, फिर से हम उनको थोड़ा देखेंगे कि अच्छा हाँ WHO का क्या काम होता है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हमारी अगली बॉडी, दैट इज़ UN सेक्रेटेरिएट। देखो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो इसको मैं नहीं मानता, बट UN सेक्रेटेरिएट का मतलब समझो कि जैसे जो भी होता है, कि जैसे कि मान लो कि मीटिंग होनी है, तो कुछ मीटिंग का एजेंडा भी तो बनाना होगा कि मीटिंग का क्या एजेंडा है। फिर मान लो कि UN जनरल असेंबली ने कुछ रेजोल्यूशंस पास कर दिए, अब उसको चेक करना कि क्या वो उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि ऐसा समझो कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम होता है ना, कि हाँ इसको सैलरी देनी है, इसको ये करना है, ये चीज़ें चेक करनी है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, कब टाइमिंग इंश्योर करना कि सारे तो ये सारा जो बैकएंड का काम होता है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, वो करता कौन है? वो करता है UN सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटेरिएट में ना एक होता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल का सुना होगा आपने, पहले जैसे बान की मून हुआ करते थे, आजकल कौन है? आजकल है एंटोनियो ग्यूटेरेस, राइट। बीच में ना पहले जब शशि थरूर जी, जो हमारे अभी करंट MP हैं लोकसभा के अंदर, पहले वो भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही थे, तो वो भी एक बार ना इसके इलेक्शंस के लिए, यानी कि सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शंस के लिए उन्होंने भी एक बार खड़े हुए थे, हालांकि वो हार गए थे। उसके बाद ही केम टू इंडिया, हिंद ही लेटर ऑन बिकेम एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। ठीक है ना, तो ये स्टाफ मेंबर्स का जितना भी काम होता है वो UN सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड होता है।
ठीक है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है, बट थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखो इसको ना एग्जीक्यूटिव आर्म बोलते हैं यूएन की, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन के रिलेटेड काम होता है, चाहे वो एजेंडा सेटिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो, ये सब चीज़ें यूएन सेक्रेटेरिएट के अंदर आती हैं। एंड जो बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, यूएनएससी, यूएनजीए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना वो यूएन सेक्रेटेरिएट का ही काम होता है। करंटली एंटोनियो गुटेरेस हमारे प्रेसिडेंट है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल है, जो कि इसके रिलेटेड काम करते हैं। हेडक्वार्टर्स एज वी ऑलरेडी नो इट इज़ इन न्यूयॉर्क। ठीक है जी। देखो बाकी चीज़ें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप ओवरऑल समझ गए कि अच्छा हाँ। और बाकी अगर आपको क्वेश्चन कोई आ भी जाता है तो आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आप उसको डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, राइट। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, हमने देखो 4 डिस्कस कर लिए। कौन से? यूएनजीए जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर सेक्रेटेरिएट किया था, सेक्रेटेरिएट से पहले कौन सा किया था? इकोसॉक। ये 4 कर लिए। 5वां आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जैसे कि नाम में क्लियर है ना, ये एक कोर्ट है, ठीक है, कि कोर्ट की तरह काम करता है। अब इस कोर्ट में आप सोच रहे होंगे कि सर क्या एक इंडिविजुअल है, मान लो एक बंदा है, मैं या आप मान लो, मैं हूँ मान लो, तो मैं मान लो पाकिस्तान के अगेंस्ट केस करना चाहता हूँ कुछ, तो क्या मैं इसका जो केस है पाकिस्तान के अगेंस्ट केस को क्या मैं आईसीजे में कर सकता हूँ? देखो मैं नहीं कर सकता। एक केस और समझो, मान लो कि मेरी और आपकी लड़ाई होगी, ठीक है ना, मैं हूँ यहाँ पे इंडिविजुअल और सामने कौन है? आपसे लड़ाई होगी मेरी, तो यहाँ पे भी सामने इंडिविजुअल है, तो क्या मैं आपको आईसीजे में लेके जा सकता हूँ? मैं नहीं लेके जा सकता। क्या मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मेरे ऊपर केस लगा दे, ठीक है ना, कि ये बंदा गलत है, तो क्या पाकिस्तान मुझे आईसीजे में लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। तो समझने की बात ये है कि इंडिविजुअल को हम नहीं लेके जा सकते इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ना ही कोई कंट्री एक इंडिविजुअल का ऊपर केस कर सकती है आईसीजे में, और ना ही एक इंडिविजुअल किसी दूसरे कंट्री या दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर केस कर सकता है। इसेंशियली कहने का मतलब सिर्फ एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ही केस कर सकती है, तब उसको वो आईसीजे में लेके जा सकती है, बस इतना ही। ठीक है ना, इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। ठीक है ना, आपने इनफैक्ट ना सुना भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब निर्भया केस हुआ था, ठीक है ना, निर्भया जो गैंगरेप हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जिन लोगों ने जो एक्यूज थे उनको देखो फांसी की सज़ा मिली थी, तो जो उनके ना वकील थे, जो भी उनके एडवोकेट थे, तो उन्होंने ना केस करने की कोशिश की थी कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाता हूँ। पर नहीं लेके जा सकते यार उसको, वो वहाँ पे इंडिविजुअल एक्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ सिर्फ एक कंट्री ही दूसरे कंट्री को लेके जा सकती है। ठीक है ना। एंड अब यह थोड़ा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते आ रहे हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि थोड़े टाइम पहले पता क्या हुआ था कि इंडिया एंड पाकिस्तान का भी केस चल रहा था। कहाँ पे? आईसीजे के अंदर ही। ठीक है ना, कुलभूषण यादव वाला केस, जो कि इंडिया ने बाद में जीत गए थे। ठीक है ना, कुलभूषण आई थिंक यादव नहीं है, जाधव है। कुलभूषण यादव का जो केस था वहाँ पे इंडिया जीत गया था ओवर पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया था। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब कि हमारी जो पर्टिकुलर वहाँ पे एम्बेसीज हैं वो इंश्योर कर सकती हैं कि वो कुलभूषण यादव से जाके मिल पाए, उनसे डिस्कस कर पाए कि उनको क्या असिस्टेंस चाहिए। पर पाकिस्तान ने क्योंकि उनको ऐसा डिनाई कर दिया था, तो इस वजह से इंडिया ने केस किया एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो एक पार्टी इंडिया थी, एक पार्टी पाकिस्तान थी, तो यानी कि ये वाला केस हुआ, एक कंट्री दूसरे कंट्री को लेके गई आईसीजे में, और वहाँ पे इंडिया ने जीत लिया था केस। तो इसके बाद कुलभूषण यादव को कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड किया गया अंडर वियना कन्वेंशन। ठीक है ना, वियना कन्वेंशन में ये दिया हुआ है कि कॉन्सुलर एक्सेस हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये बात समझ गए कि ओनली अ स्टेट कैन स्यू अनदर स्टेट इन यूनाइटेड नेशन, एंड कोई इंडिविजुअल सू नहीं कर सकता किसी स्टेट को, या फिर वाइस वर्सा। ये बात भी समझ गए। और मैं आपको बार बार बताई जा रहा हूँ कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में, राइट। बाकी के सारे जो इतने भी थे, चाहे यूएनजीए, यूएनएससी, यूएन सेक्रेटेरिएट एंड इकोसॉक, इनका कहाँ था? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, समझ गए ये चीज़ें। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। कब एस्टेब्लिश हुआ? देखो ये भी 1945 में ही एस्टेब्लिश हुआ था, और 1946 के इसने वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? पीस पैलेस में सिचुएटेड है एट हेग, नीदरलैंड्स। और ये स्टेट्स के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। ठीक है ना, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना कि इसमें ना 15 जजेस होते हैं। ठीक है ना, 15 जजेस होते हैं, जो कि 15 जजेस होते हैं इसके अंदर। अब 15 जजेस आप सोच रहे होंगे कि हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। देखो एक तो एक होता है यूएनजीए जनरल असेंबली, एट द सेम टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल।
ये दोनों मिलकर वोटिंग करते हैं और वोटिंग के बेसिस पे ये 15 जज सिलेक्ट होते हैं। कितने टाइम के लिए? ये होते हैं 9 ईयर्स के लिए, यानी कि एक बार कोई जज बन गया ना तो वो 9 साल के लिए ICJ का जज रहेगा। कि आप सोच रहे होंगे क्या सर इंडिया का भी कोई जज है इन 15 में से? बिल्कुल है, दलवीर भंडारी जी हैं जो इंडिया की तरफ से वहाँ पे ICJ के अंदर जज हैं, ठीक है ना, 9 साल के लिए। एंड समझ गए आप कि अकॉर्डिंगली इसका हेडक्वार्टर भी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में कुछ लीगल डिस्प्यूट्स आ जाए ना तो कोई ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट तो चाहिए, तो वहाँ पे UN का ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट हेल्प्स इन देयर, ठीक है जी। एंड ICJ का जुरिसडिक्शन है इन सभी केसेस के ऊपर, ये मतलब बेसिकली बहुत सारे केसेस के ऊपर है इसका जुरिसडिक्शन है, बट मेजर चीज़ वही थी कि एक कंट्री और सामने दूसरी कंट्री हो सकती है। कुलभूषण जाधव का जो केस था वो भी हमने डिस्कस कर दिया कि वियना कन्वेंशन को क्योंकि पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा था, उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दे रहा था, इस वजह से इंडिया ने उस पर केस कर दिया था एंड इंडिया अकॉर्डिंगली जीत भी गया। एंड इट इज सिचुएटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स एंड नॉट इन न्यूयॉर्क, राइट। अब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं, ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक्चुअल में ना ये इस पे ना क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा। रीज़न पता क्या है कि अब इसका काम ही खत्म हो गया है। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का कुछ ना नाम ही नहीं है, पिछले लगभग 20 से 25 सालों से कभी इसका नाम ही नहीं कभी न्यूज़ में आया। क्यों? क्योंकि इसका ज़रा काम देखो, इसको बनाया पता क्यों गया था? एक्चुअल में पहले क्या होता था, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थोड़ा ऐसा मान लो कि ना कॉलोनीज बहुत सारी थी, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी की कॉलोनी है, जैसे UK की बहुत सारी कॉलोनीज होती थी, एट द सेम टाइम फ्रांस की भी बहुत सारी कॉलोनीज होती थी, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना कि जो कॉलोनीज के बाद कंट्रीज आ रही हैं ना उनमें इंडिपेंडेंस, जो भी सेल्फ गवर्नमेंट को कैसे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, तो इस चीज़ पे फोकस किया जाता था, ठीक है ना। तो 1990s में जाके क्या हुआ, जो आखिरी कंट्री थी ना इस टाइप की जो कॉलोनी से बाहर आई वहाँ उस टाइम से, तो उसको इन्होंने प्रॉपर जो भी सॉवरन प्रोसेस होता है ना कि एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री है वो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म होगी। इन जो कंट्रीज जो बन रही थी ना इनको बोला जाता था ट्रस्ट टेरिटरीज बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज 1990s में जाके ख़त्म होगी, तो उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जाना, बस इतना ही था कि जो कॉलोनीज थी उनको कैसे ट्रांजिशन किया जाए किधर कि इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नेंस की तरफ, उनका किस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो, इसके ऊपर था ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये काम नहीं करती बॉडी, इसको ज़रा देख लेते हैं। 6 ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक पार्ट है, इनको बोलते क्या है, ट्रस्ट टेरिटरीज, जो कि लीग ऑफ नेशन या फिर जो वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीट हो गए थे वहाँ से जो टेरिटरीज ली थी उनमें सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट एंड इंडिपेंडेंस का पार्ट, ये किस तरह से प्रोसीजर होगा उस पर वर्क किया जाता है। एंड 1994 में जो आखिरी कंट्री थी वो थी पलायू, ये फॉर्म हो गया, अकॉर्डिंगली उसके बाद इसका काम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। ये वही सेम चीज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके साथ ही हम ने ट्रस्टीशिप काउंसिल भी डिस्कस कर लिया। मैं रिपीट करता हूँ, हमारे 6 ऑर्गन्स कौन से थे? UN जनरल असेंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट में कौन सा था? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये UN के ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, 6 ऑर्गन्स। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मीनिंग क्या होता है एंड ऑर्गन्स क्या क्या होता है। तो ऑर्गन्स आप समझ गए कि अच्छा हाँ ये 6 ऑर्गन्स हैं। ऑलरेडी ना UPSC ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा लिया गया है कि इनमें से कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, तो वहाँ पे ना अगर ऑर्गन का नाम आ जाएगा तो आप ऑर्गन को टिक नहीं करोगे स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंदर, क्योंकि ऑर्गन अलग चीज़ है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ऑर्गन्स को आप नाम याद रख लेना, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, सारा हमने समझ लिया। तो अकॉर्डिंगली एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।